हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के लिए टॉप 10 क्वेश्चन। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करीब 40-50 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो कि आप देख कर टिक मार सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो टफ लेवल का रहेगा, है ना। तो हर एक टाइप का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द पॉलीमर डेट इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसका इस्तेमाल हम लोग वह बहुलक को ऊन के विकल्प के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह होता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल क्या होता है कि जब बहुत सारा अक्राइलोनाइट्राइल जो होता है ये मिलता है तो बन जाता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का आपसे फिगर भी पूछा जा सकता है, तो फिगर याद रखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इसको बोलते हैं हम लोग एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कमर्शियल फाइबर बनाने में करते हैं। और कमर्शियल फाइबर किस टाइप का, जैसे में ओरलॉन हो गया, है ना, एक्रिलन हो गया, इन सारे टाइप का जो होता है कमर्शियल फाइबर हम लोग बनाने का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। बाकी सब के बारे में भी आप जान लीजिए, जैसे ब्यूना एन हो गया। ब्यूना एन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वायल सेल्स में टैंक को अगर लाइनिंग करना है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ब्यूना एन का आपसे मोनोमर पूछेगा कि बताइए ब्यूना एन किससे मिलकर बना होता है, तो ये भी आपको बना होता है एक्राइलो नाइट्राइल प्लस 1,3 ब्यूटा डाइइन से, है ना, 1,3 ब्यूटा डाइइन। मेलामाइन की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में करते हैं। मतलब वैसा मिट्टी का बर्तन जो कि अनब्रेकेबल, मतलब टूट ना सके, तो वो मेलामीन से बनता है। और मेलामीन का जो मोनोमर होता है वो मेलामाइन होता है प्लस फॉर्मल्डेहाइड होता है ना, फॉर्मल्डेहाइड। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। नाइलॉन 6 की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम लोग, जैसे आप ब्रिसल्स देखते हैं ब्रशेज का, अगर ब्रशेज का बाल जिससे आप मुँह धोते हैं वो इससे बनाया जाता है। इसके साथ साथ जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग टेक्सटाइल जो है इंडस्ट्री में करते हैं, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पूछ लेगा कि बताइए नाइलॉन 6 किससे बनता है, तो इसका जो मोनोमर होता है वो होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन प्लस अडीपिक एसिड, है ना। हेक्सा मिथिलिन डाइअमाइन और अडीपिक एसिड जब मिलता है बहुत सारा तो बन जाता है नाइलॉन 6। तो सारा हम आपको बता दिए, सारा आपको याद करके जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लिक्विफाइड गैस डेट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विद अ सुटेबल डिटर्जेंट। तो वह द्रवित गैस का इस्तेमाल बताना है जिसका इस्तेमाल हम लोग डिटर्जेंट के साथ निर्लज धुलाई के रूप में प्रयोग करते हैं। जब आप कपड़ा देते हैं ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर एक लिक्विफाइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और वह लिक्विफाइड गैस हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लिक्विफाइड CO2 का हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और ये लिक्विफाइड CO2 क्या करता है कि जो हमारे कपड़े में वायल हो गया, डॉट्स हो गया, ये सब जो मिला हुआ रहता है, डॉट हो गया, फैट हो गया, इन सबको जो होता है डिसॉल्व कर देता है। इससे कपड़ा अपना साफ हो जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक। DD ट्रांजिशन के साथ साथ पैरामैग्नेटिज्म होना चाहिए। DD ट्रांजिशन की वजह से ही जो ट्रांजिशन मेटल होता है, मतलब डी ब्लॉक का जो मेटल होता है, ये कलर शो करता है। ये क्या कलर शो करता है, जिसमें भी अगर डी में जो है 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन तक है तो वो DD ट्रांजिशन शो करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल के दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा तो उसको बोलते हैं DD ट्रांजिशन। तो ये सब कलर जो है वो शो करता है ना। लेकिन अगर किसी में D 0 हो जाए या फिर D पूरी तरीके से भर जाए, है ना। D में आपको पता है कि D सब सेल में क्या होता है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अगर D जो है या तो खाली हो या फिर पूरा भरा हुआ हो तो ये कलर शो नहीं करता, इसमें DD ट्रांजिशन नहीं होता है। तो हमें मतलब ये वाला ढूंढना है कि जिसमें D में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 1 से लेकर 10 तक हो, 1 से लेकर 9 के बीच में हो, वही जो है वो कलर शो करेगा। और पैरामैग्नेटिज्म भी होना चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक एक को। यहाँ पर आप देखिएगा क्रोमियम को, तो क्रोमियम यहाँ पर है +6 में। यहाँ पर भी क्रोमियम को देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +6 में है। मैंगनीज को आप निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर मैंगनीज क्या है +6 में। और यहाँ पर इसको बोलते हैं पर मैग्नेट, यहाँ पर मैंगनीज क्या है +7 में।
तो आप देख रहे हैं पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला डी वाला, ये तीनों आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में डी जो है वो पूरी तरीके से क्या है, खाली है। तीनों में डी जो है वो पूरी तरीके से खाली है। जैसे हम आपको क्रोमियम का एक लेकर दिखाए थे, क्रोमियम का परमाणु संख्या है 24। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आर्गन 4s1 3d5 है ना, एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन। 4s क्या हो जाता है यहाँ पर 1 है ना, 2 होना चाहिए था लेकिन 1 हो जाता है, एक्सेप्शन। तो बोल रहा है क्रोमियम +6 है ना, हमें क्रोमियम +6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है। कहाँ से निकलेगा जी 6 इलेक्ट्रॉन? पहले तो इस 4s से निकलेगा ये वाला, और फिर तो जगह ही नहीं है तो ये वाला 5 निकल जाएगा, मतलब अब 4s भी 0 और 3d भी क्या हो गया 0। तो जिसमें भी 3d 0 हो जाए या फिर 3d 10 हो जाए वो कलर शो नहीं करेगा। वैसे ही आप Mn +7 में निकालिएगा तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3d, मतलब 3d क्या हो जाएगा वहाँ भी 0 हो जाएगा। लेकिन Mn +6 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, और उस 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो होता है ये dd ट्रांजिशन शो करेगा, और चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है अनपेड है तो पैरामैग्नेटिज्म भी शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी वाला। अब एक चीज़ और मैं आपको इन सारे के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे इसका नाम होता है CrO2-, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेट आयन। इसका आपसे कलर भी पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है ना, तो कलर भी आपको ध्यान रखना है कि क्रोमेट का कलर जो होता है ये येलो कलर का होता है। Cr2O72-, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। इसका कलर जो होता है ये संतरा कलर, ऑरेंज कलर का होता है। तीसरा MnO4-, MnO4 के ऊपर अगर सिंपल एक निगेटिव चार्ज हो तो इसको बोलते हैं पर मैग्नेट, और पर मैग्नेट का जो कलर होता है ये डीप पर्पल कलर का होता है। चौथा अगर मैं बात करूँ MnO4-, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेट आयन, और मैग्नेट आयन का कलर जो होता है ये ग्रीन कलर का होता है। तो मैंने सारा आपको बता दिया, इससे बाहर जो है मतलब क्वेश्चन बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। तो हर एक टाइप का हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे जो पूछ रहा था करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो होता है कौन सा गलत है? तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन में होता है कि जितना पहले इंट्रैक्शन होता है ए और बी के बीच में, जब इन दोनों को मिला दिया जाएगा बाद में जो ए के बीच में इंट्रैक्शन होता है ये बराबर होता है। जितना पहले इंट्रैक्शन था उतना ही बराबर होता है। तो इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा भी मिक्सिंग है ना, डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी का चेंज 0 होता है, वॉल्यूम 0 होता है, डेल्टा पी जो होता है मिक्सिंग वो भी 0 होता है। मतलब जो पी ऑब्जॉर्ब्ड होता है ये पी कैलकुलेटेड के बराबर होता है ना। एब्जॉर्ब जो वेपर प्रेशर होता है ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन चौथा और पांचवा जो मैं आपको बताने वाला हूँ डेल्टा जी को हम लोग बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। ये चाहे कैसा भी रिएक्शन हो, आइडियल रिएक्शन हो, आइडियल सॉल्यूशन हो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, या अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव होगा। और पांचवा डेल्टा एस जिसको हम लोग इंट्रोपी बोलते हैं, ये सबके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो उसके लिए डेल्टा एस जो चेंज इन एंट्रोपी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों में तो कोई कभी भी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है यहीं तीनों में। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है तो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। हमसे पूछ रहा है कि क्या गलत है ना, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो डेल्टा एच 0 होता है, ये नहीं होगा। ये डेल्टा भी हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा। डेल्टा पी भी 0 होता है, ये भी नहीं होगा। ये सब तीनों सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला। डी वाला क्या है जी, गलत है। डेल्टा जी मिक्सिंग जो होता है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए था, यहाँ पर 0 बोल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यही वाला गलत है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्पीसीज, एक आर्गन है, पोटेशियम आयन है और कैल्शियम आयन है। आर्गन है, पोटेशियम आयन है और कैल्शियम आयन है। कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज उसको बोला जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, सेम होता है। तो इन विच ऑर्डर डू रेडियाई, तो इसमें रेडियाई का ऑर्डर बताना है। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आए भैया तो आपको वहाँ पर रेडियाई निकालने के लिए सिंपल हम आपको ट्रिक देते हैं, वो आपको निकालना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है परमाणु संख्या है ना, एटॉमिक नंबर की। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जो उसका रेडियाई होगा, आयोनिक रेडियाई का जो रेशियो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है एटॉमिक नंबर के। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियाई ज़्यादा। आर्गन के परमाणु संख्या 18, पोटेशियम के 19, कैल्शियम के 20। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा जी, जिसका परमाणु संख्या कम है तो आर्गन हो जाएगा, फिर उसके बाद पोटेशियम और सबसे छोटा कैल्शियम +2 हो जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है,
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला में दिख रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन और अमाइनो कार्बोनिक एसिड, मतलब वह बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताना है। देखिए एनसीईआरटी में आपको 2 ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दिया हुआ है, एक है PHBV, इसका नाम बहुत बड़ा होता है ना, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वलेरेट, ये इतना बड़ा इसका नाम होता है PHBV का। और ये बनता कैसे है, क्योंकि ये भी एक पॉलीमर ही है तो बनता होगा किसी न किसी मोनोमर से। तो ये बनता है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 4 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड से मिलकर बनता है, प्रोपानोइक एसिड। तो ये एक आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दिया है, और दूसरा एक और आपको दिया हुआ है जिसका नाम है नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इसको बोला जाता है। और ये जो है आपका बनता है, यही जो है आपका बनता है किससे, ग्लाइसिन और अमाइनो कार्बोरिक एसिड से, अमाइनो कार्बोरिक एसिड से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है ना। यही दो तो आपको याद रखना है, PHBV और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो PHBV तो इससे नहीं बनता है, ग्लाइसिन और अमाइनो कार्बोरिक एसिड से। कौन बनता है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 है ना, अमाइनो कार्बोरिक एसिड। फिगर भी देख लीजिए। ग्लाइसिन तो आपको पता है कि ग्लाइसिन जो है एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि कैसा होता है, पूरे 20 अमाइनो एसिड में ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना। चारों कार्बन जो है, चारों कार्बन पे जो ग्रुप होता है वो अलग अलग नहीं लगा रहता है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, ग्लाइसिन है। और दूसरा जो होता है अमाइनो कार्बोरिक एसिड देखते हैं, ये भी इसी टाइप का होता है, बस इसमें कार्बन की संख्या जो होता है वो 6 हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को मिला के। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 1 2 है, जबकि इसमें 5 यहाँ से आया और 1 यहाँ से। तो इसको बोलते हैं क्या, यही जो है आप देख रहे हैं, इसी का नाम क्या है, अमाइनो कार्बोरिक एसिड इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सारा हम आपको डिटेल भी बता दे रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2। मतलब देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन को आप जलाइएगा तो 2 ही चीज़ आपको मिलता है, CO2 और H2O। तो जो हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है कि CO2 का है, इस टाइप से होता है फिगर CO2 का। तो CO2 में 2 सिग्मा होता है, तो 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, Sp। तो जो हाइब्रिडेशन CO2 का है वही हाइब्रिडेशन जो होता है इनमें से किसका होगा, इथेन। इथेन में क्या होता है, सारे में सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसका हाइब्रिडेशन कार्बन का इसमें Sp3 होता है। जबकि इथीन की बात करें तो इथीन में जो है डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होने से यहाँ पर सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, Sp2 हो जाता है। इथाइन हो जाएगा ना, इथाइन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, Sp हो जाता है। इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 1 सिग्मा आपका हाइड्रोजन से आया और ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो कई बार बता चुके हैं 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है, तो 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन Sp है ना। तो जो CO2 का हाइब्रिडेशन Sp है, तो उसमें से हाइब्रिडेशन Sp किसका आ रहा है, इथाइन का है ना। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 इनमें से किसका होगा। देखो बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही आसान होता है जी, इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, आप इलेक्ट्रॉन गिनिए, वहाँ से आप आसानी से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गिनने के बाद अगर 14 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर आप याद रख लीजिए कि 3 होता है। बाकी आप 14 के आगे बढ़िए या फिर पीछे बढ़िए, 0.5 माइनस कर देते हैं, जैसे 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, 20। पीछे चलते हैं, 13, 12, 11, 10, 9, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख रहे हैं। तो 14 के लिए हमें पता है कि 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो आगे बढ़िए या फिर पीछे बढ़िए, 0.5 को माइनस करते जाइए। तो 15 के लिए क्या हो जाएगा, 3 में से 0.5 घटा दो, 2.5। 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1, 19 के लिए 0.5, 20 के लिए 0। और बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी का 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस दुनिया में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वैसे ही 13 के लिए क्या हो जाएगा, जो 15 के लिए होता था 2.5, 12 के लिए 2.5 में से और 0.5 घटा दीजिए, 2 हो जाएगा। 11 के लिए 1.5, 10 के लिए 1, 9 के लिए 0.5, 8 के लिए 0 हो जाएगा ना। तो हमसे बोल रहा है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 1.5 होगा, तो 1.5 किसका दिख रहा है आपको, या तो 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 17 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सब में इलेक्ट्रॉन गिन लो।
तो O2 एक ऑक्सीजन में होता है 8, 8 दूनी 16, निगेटिव चार्ज लगा रहता है तो जोड़ते हैं, तो 16 और 2 निगेटिव चार्ज 18 इलेक्ट्रॉन है। डी में देखो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों भी नहीं होगा, है ना। तीसरा देखो 8 दूनी 16 पॉजिटिव चार्ज लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, 15 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ना। 8 दूनी 16 और एक निगेटिव चार्ज मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं ना। तो सिर्फ आप इलेक्ट्रॉन गिनिए और वहाँ से आप बता सकते हैं, सिर्फ 14 का याद रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गैसियस मिक्सचर वाज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इक्वल मोल ऑफ CO और N2। देखो CO और N2 ये दो गैस को मिला के जो होता है एक मिक्सचर ऑफ गैस बनाया जा रहा है। मान लो एक कंटेनर में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस को जो है मिलाया जा रहा है, और दोनों का मोल जो है बराबर है। देखो इक्वल मोल बोल रहा है। मान लेते हैं कि CO का मोल N है, N2 का भी मोल N है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सर इज फाउंड टू बी, टोटल प्रेशर जो है मिक्सर का वो दिया हुआ है, P टोटल जो है ये कितना है 180 है। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोल रहे हैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द मिक्सर। ये तो बहुत आसान हो गया ना। पार्शियल प्रेशर का आपको फार्मूला याद रखना है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे एक कंटेनर में बहुत सारा जो होता है गैस है, तो उसमें से किसी एक गैस का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर क्या हो गया कि जितने भी कंटेनर में गैस हैं उनका टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं, उनका प्रेशर निकाल रहे हैं, तो वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। और किसी एक गैस का, जैसे हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि नाइट्रोजन का आपको प्रेशर बताना है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है टोटल प्रेशर गुना जिसका भी आप पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं उसका मोल फ्रैक्शन, जिसका भी आप निकाल रहे हैं सिर्फ उसी का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना। तो हमसे पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर किसका बताना है, N2 का बताना है, तो टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 गुना, अब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है जी, मोल फ्रैक्शन होता है कि जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखिए और बट्टा में टोटल मोल कर दीजिए। तो N2 का मोल कितना है N, और टोटल मोल क्या हो जाएगा N + N 2N, तो नीचे में कर दो 2N, तो N से N कट गया 1/2, 1/2 को कटाओगे तो हो जाएगा 0.5 ATM, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चाहे नाइट्रोजन का पूछे या फिर CO का पूछे, दोनों का जो है वो सेम ही आपको यहाँ पर मिलेगा पार्शियल प्रेशर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब वैसा स्पीसीज होता है जिसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का धनी होता है। तो ये पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है जी, तो ये आसानी से किसके पास जाएगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उसके पास जो है आसानी से चला जाएगा। अब एक एक को चेक करते हैं। देखिए पहला वाले को, पहला में क्या है जी क्लोरोबेंजीन है, Cl यहाँ पर माइनस आइसो कर रहा है। दूसरे में देखो यहाँ पर Cl माइनस आइसो कर रहा है, NO2 भी माइनस आइसो कर रहा है। माइनस है आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है, तो यहाँ पर एक माइनस आई बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। बी वाले में देखिए दो माइनस आई जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ पर देखिए Cl माइनस आई लेकिन CH3 प्लस H, यहाँ पर Cl माइनस आई OCH3 प्लस M शो करता है। तो जब बी वाला ऑप्शन में देखिएगा तो दो माइनस आई है, और NO2 जो होता है ये और बहुत ही अच्छा माइनस आई होता है, तो दो जो है माइनस आई जो है मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींचा जा रहा है, इस बेंजीन को और बेचारा को कंगाल कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल बहुत ही आसानी से आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। अगर मैं इन चारों में ऑर्डर से जाऊँ तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बी पे होगा, उसके बाद जो होता है देखो कौन ज़्यादा गरीब है, फिर आपका ए हो जाएगा, फिर जो है सी हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो है डी हो जाएगा ना। डी वाला जो है बहुत ज़्यादा अमीर है पहले से, तो इसके पास जो है न्यूक्लियोफाइल देरी से है। तो हमसे पूछ रहा था कि किसमें जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो आसानी से हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये रहा आपका टॉप 10 जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ ऐसे ही ज़बरदस्त क्लास के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।